Okay, so welcome class 9 to the first lecture of physics and the chapter motion. आज हम पहला चैप्टर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में और ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आप लोग क्लास 8 से 9 में स्विच हुए हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग पढ़ने को मिल रही है. ऑब्वियसली 8th में भी आपने पढ़ा लेकिन वहां पे एज अ साइंस सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है कभी कभी स्कूल्स में अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं. भाई फिजिक्स अलग पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहा है, बायो अलग पढ़ा रहा है, तो यू सी एज अ 3 सेगमेंट्स. ठीक है, तो जब आप क्लास 9 में फिजिक्स पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक प्राउड भी फील होता है कि ये जो आपका मींस सब्जेक्ट है, यू आर गेटिंग सम मोर, और बहुत सारी चीजें जो हैं हमें समझ में आती हैं जो कि हमें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है. तो लगता है हाँ अब बड़े हो गए, बड़ी क्लास में आ गए, सारी चीजें पढ़ रहे. तो अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है फिजिक्स में. ठीक है, फिजिक्स में दिक्कत आती है, बायो में भी दिक्कत आती है ऑब्वियसली. ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि फिजिक्स कैसे समझी जाएगी. ठीक है, देखो जब भी आप फिजिक्स को पढ़ो फॉर एग्जांपल, तो जो भी उसकी थ्योरी है वो तो पढ़नी है, लेकिन जो वो कॉन्सेप्ट है, वो जो फंडामेंटल थ्योरी है, वो हमेशा न्यूमेरिकल से समझ में आती है. जैसे हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, तो एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ लेंगे, ठीक है, क्या होता है. उसके बाद हम ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड यहां पे क्या होता है, अप्रोच होता है, थिंकिंग होती है, और उसी से हमें जो थ्योरी होती है बेसिकली वो चीज समझ में आती है. ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, सो लेट्स स्टार्ट इट. अब देखो, अगर हम बात करें मींस मोशन वर्ड की बेसिकली, तो वही चीज समझ में आता है, एनीथिंग मूविंग, कोई भी चीज मूव कर रही है. लेकिन अगर हम डेप्थ में देखें मोशन को, तो एक चीज हमारे लिए मूव करती हुई दिखती है, लेकिन जब वही चीज हम दूसरे रेफरेंस में देखते हैं तो वो जो है मूव करती हुई नहीं दिखती है. जैसे मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो और जब ट्रेन के अंदर आप बैठते हो तो वो रोड आपको मूव करती हुई दिखाई देती है, लेकिन वही जब आप रोड पे खड़े होते हो तो वो रोड स्टेशनरी हो जाती है, रुक जाती है, और जो ट्रेन होती है वो मूविंग दिखाई देती है. इसका मतलब ये हो गया कि जो भी मोशन हो रहा है बेसिकली यहां पे रिलेटिव फॉर्म में हो रहा है. मतलब जब कोई भी चीज आप देख रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी यहां पे ऐसे हूं, आप कहोगे सर आप थोड़ी देर के लिए रुक गए थे. क्यों कहा? क्योंकि आप जो है मुझे रिलेट कर रहे हैं मेरे बैकग्राउंड से. वहीं समझ में आया? जैसे आपको यहां पे दिख रहा है, बैकड्रॉप में यहां पे दिख रहा है आपको कि ये जो वर्ड्स हैं ये सब मूविंग फॉर्म में है, एनिमेटेड फॉर्म में है, मूविंग फॉर्म में है. क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो लेटर्स, ये जो वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं, मोशन, क्लास 9, लाइव लेक्चर 1, तो अब ऑब्वियसली ये जो स्टेशनरी बैकग्राउंड है पीछे येलो कलर का, उसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करें, इसलिए हमें ये मूविंग दिखाई देती है. पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब कोई भी चीज मूव करती है, मोशन में होती है, तो इसका मतलब है उसको अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पे जाना पड़ता है. ठीक है, जैसे आप कहेंगे आपका ये हाथ मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये हाथ एक एक्चुअल पोजीशन पे है. ठीक है, यहां पे पोजीशन पे है, लेकिन अगर ये हाथ यहां पे आएगा तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज की, तो ऑब्वियसली इट इज सीन एज अ मोशन, कि मोशन हो रहा है कि ये हाथ पहले यहां पे था, अब उसके बाद यहां पे चला गया. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोशन क्या है, एक परसेप्शन है जो हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम उसको स्टडी करते हैं. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं और समझ में आएगा. जैसे आप देखते हो रात में चांद होता है, चांद आपको, आप जब देखते हो तो वो एक ही जगह दिखाई देता है. ठीक है, एकदम ऐसा लगता है वो एक जगह है, हालांकि वो मूव कर रहा है. ठीक है, वो रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है, वो अपनी जगह रोटेट कर रहा है और अर्थ का चक्कर भी लगा रहा है. ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें कि वो चीज हमें मूविंग दिखाई नहीं दे रही है, चांद मूविंग नहीं दिखाई दे रही, लेकिन किसी ऐसी रात में जब बादल होते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप गौर से चांद को देखो तो वो चांद मूव होता हुआ दिखाई देता है, और अगर आप बादल पे फोकस करोगे तो वो जो क्लाउड है वो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जब चांद मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था तो आपने बादल को एज ए स्टेशनरी
मींस रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म में, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह देखा तो हमें चांद मूव करता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर होती है कि अगर हम कोई चीज या मूव करते हुए देखना चाहते हैं या फिर मूव हो रही है, तो इसका मतलब है कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपको वो चीज पोजीशन चेंज करती हुई दिखेगी, तभी आप कह सकते हो मूव हो रहा है। जैसे थर्ड एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि आप जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा मौका आता है कि आपकी ट्रेन भी चल रही है और साथ साथ दूसरी ट्रेन भी क्रॉस कर रही है, और थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि दोनों ट्रेन्स ऐसा लगता है कि साथ साथ चल रही हैं। लेकिन अगर आप पटरी पे ना देखो, उसके रेलवे ट्रैक पे ना देखो, आप सामने देखो, तो वो दोनों ट्रेन यानी आपकी ट्रेन और सामने वाली ट्रेन एकदम रुकी हुई दिखाई देती है, हालांकि दोनों मूव कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों एक वक्त ऐसा आ गया कि सेम स्पीड पे आ गए, क्योंकि जब क्रॉस कर रहे हैं ऑब्वियसली तो वो वहां पे क्या हो रहा है कि जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको देख रहे हो, अगर सेम मींस एक दूसरे को जो उसका पोजीशन है, या ये आप कह सकते हो कि मान लीजिए एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो वहां पे तो आपको मूविंग दिखाई देगा। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी ये ट्रेन ए भी नॉर्थ की तरफ जा रही है, ट्रेन बी भी नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इन दो ट्रेन में बैठे हुए लोग जब एक दूसरे को देखेंगे, ठीक है, जब एक दूसरे को देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये दोनों ट्रेन क्या है कि रुकी हुई है, चल ही नहीं रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ सम रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? यस, पॉइंट समझ में आया? यस बेटा। Yes, type in the chat box. Yes, better type your answer in the chat box so that I may get it. Are you getting me? Yes, but are you getting my point? बेटा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा टाइप इन द चैट बॉक्स, नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा कि पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है।
मेरे पास से तो सब क्लियर है। ओके, तो चलिए अब बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज मोशन बेसिकली मींस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड, यानी कब हमें लगता है कि मोशन है, ऑब्जेक्ट मोशन है व्हेन इट्स पोजीशन changes consciously with respect to some stationary object, with respect to some stationary object दिखाई देगा जब हम उसकी पोजीशन को चेंज होता हुआ देखें किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तभी हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल इंट्रोडक्शन में यानी शुरुआत में डिस्कस किया, तो हम ये कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट appear to be to one person, but at the same time the same object appear to be at rest for another person. For others, ठीक, जैसे अभी हमने बोला था कि हम रोड पे खड़े हुए हैं तो ट्रेन मूव होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, मींस अगर यहां पे ट्रेन चल रही है फॉर एग्जांपल, दिस इज ट्रेन और यहां पे रोड है, दिस इज रोड और यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है और ट्रेन में आता है, तो इस आदमी के लिए ट्रेन होगी और इसके लिए रोड क्या होगी, स्टेशनरी। लेकिन ये जो आदमी है जो ट्रेन में है इसके लिए ये ट्रेन क्या होगी, स्टेशनरी, ये जो रोड होगी ये मूविंग। तो बात होगी कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तब हम ये कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो यहां से एक चीज बात निकलती है, रेस्ट एंड मोशन मींस जो मोशन का स्टेट है या रेस्ट का स्टेट है तो दैट इज रिलेटिव ओनली, मींस द स्टेट्स ऑफ मोशन and rest are relative only, ठीक है, मींस रिलेटिव होंगी एक दूसरे से, मींस एक रेस्पेक्ट में ही आप बता सकते हो कि हाँ ये रेस्ट में है और ये मोशन में है। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मींस डिस्क्राइबिंग मोशन मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कि जैसे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, अभी सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ओके, अब जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो देखो जैसे मैंने यहां पे ये चीज ली, फॉर एग्जांपल दिस इज वन वायल, एक वायल है, ठीक है, छोटा सा। अब इस वायल को मैं यहां से यहां ऐसे एक पूरा एक रास्ता कवर करा रहा हूं और उसके बाद मैं यहां लाके स्टॉप कर रहा हूं। मींस यहां से मैंने स्टार्ट किया और ऐसे 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 मूव करा के यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वायल यहां पे थी और अब ये यहां पे आ गई। ठीक है, तो इसने ऑब्वियसली एक पाथ कवर किया। तो जो एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन के बीच में जो रास्ता कवर होता है, जो वो ऑब्जेक्ट रास्ता कवर होता है करता है जब वो मूव करता है, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डिस्टेंस। मींस अगर हम डिस्टेंस को यहां पे समझे तो जाहिर सी बात है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली मान लो है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये इस ऑब्जेक्ट की क्या थी, इनिशियल पोजीशन, और ये इस ऑब्जेक्ट की क्या है, द फाइनल पोजीशन। एक इनिशियल पोजीशन होगा और जाहिर सी बात है जहां पे वो स्टॉप करेगा तो वो उसका क्या होगा, दैट विल बी फाइनल पोजीशन। ओके, तो अब यहां पे अगर हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट ने ये पूरा रास्ता ऐसे कवर किया, तो ये जो पाथ कवर किया, रास्ता कवर किया, 100 मीटर कवर किया, ये जो पाथ है, द टोटल पाथ कवर्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर हमें डिफाइन करना हो, सो द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है, साथ साथ लिखते भी जाइए, डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो टोटल पाथ कवर कर रहा है वो हमारा कहलाता है डिस्टेंस, मतलब नो शॉर्टकट। तो ये क्या हो गया इसका डिस्टेंस है। मान लीजिए सेम पोजीशन से एक दूसरा ऑब्जेक्ट निकलता है, वो पोजीशन बी पे जाता है और वो ऐसे जाता है, पोजीशन ये बात है, तो ये कहलाएगा इसका डिस्टेंस। और मान लीजिए ये 200 मीटर है, तो ये जो बी या आप ये कह सकते हो ए बी, तो पोजीशन हो गया, मींस पाथ तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट एम ऐसे जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट एन ऐसे आ रहा है 200 मीटर, तो इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, दैट विल बी 200 मीटर। तो एक ऑब्जेक्ट जब वो मूव कर रहा है और अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जा रहा है, तो जितना रास्ता उसने कवर किया, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, दैट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की डेफिनेशन समझ में आई? बेटा ये चीज समझ में आई, डिस्टेंस का डेफिनेशन समझ में आया, टोटल पाथ कवर्ड,
ओके, अब देखो, अब अगर हम डिस्टेंस की आगे बात करें तो डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या बोला? देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल वे में व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो यहां पे अगर हम इस चीज को देखें तो बेसिकली ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा है या फिर मैंने लिखा, मान लीजिए कितने घंटे हुए, तो मैंने लिखा 2 आवर्स, ठीक है, मैंने कहा कितना केजी, तो आपने कहा 2 केजी, टाइम मेंशन कर रहे हो। तो दो चीजें होती है, एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है उसकी यूनिट, यानी ये होता है मींस नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, ठीक है। या फिर ये जो नंबर होता है ये इसका पॉइंट समझ में आया? तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे ये कहना हो कि भाई कितने घंटे हुए, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना कि भाई 5 आवर्स हुए या 5 मिनट्स हुए या कितना टाइम हुआ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आपको बताना पड़ता है और साथ साथ यूनिट भी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई कितना डिस्टेंस, तो आप कहोगे 10 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ तो बोलोगे। तो जाहिर सी बात है दोस क्वांटिटीज, यानी ये क्या होता है? द क्वांटिटीज which are dependent, or you can say which are magnitude only are called scalar quantities. आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होती है, मींस इसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। मींस यहां पे देखो, एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, बार बार इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन पे डिस्टेंस जो है यहां पे किसके ऊपर ये डिपेंडेंट है? पाथ, कितना रास्ता कवर किया, कितना चला, वो चाहे ईस्ट में चला हो, वेस्ट में चला हो, नॉर्थ में चला हो, साउथ में चला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हां, कितना चला है, कितना उसने वॉक किया है या कितना ट्रेवल किया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। जैसा जंगल में पहुंच गया तो भाई कहेंगे कितना दूर है जंगल, क्या बस है, दूर है, तो क्या भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा, भाई आपको तो बताना पड़ेगा कि भाई जंगल कितना दूर है, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ ठीक है वो तकरीबन 2 किलोमीटर, तो देखो जैसे ही आपने 2 किलोमीटर बोला तो देखो यूनिट और मैग्नीट्यूड, तो डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड चाहिए लेकिन डायरेक्शन नहीं चाहिए, डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया? Scalar quantities, the quantities which have magnitude only are called scalar quantities. ठीक है, जैसे टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो 2 घंटा, अब कितना लगा 2 घंटा, नंबर तो बताना जरूरी है भाई, 1 मिनट लगा, 2 घंटा लगा, ये तो जरूरी है, लेकिन किस डायरेक्शन में गया इससे टाइम से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो डिस्टेंस वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंडेंट होती है लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती, इस वजह से डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज यहां पे ये चीज हमें समझ में तीसरी यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, और यू कैन से एम।
होती है, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब जो कि मींस पूरे वर्ल्ड में जो है वो कॉमन यूनिट एक्सेप्टेड होती है। तो डिस्टेंस की एसआई दूसरी यूनिट्स भी होती हैं भाई, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, दूसरी यूनिट्स हैं, लेकिन ये एसआई यूनिट है। आप इसको व्हाट मीटर्स। तो तीन चीजें डिस्टेंस के बारे में पता चले। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। दूसरा कि जो ये डिस्टेंस है बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और तीसरा ये इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर्स है। इस चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हो बेसिकली वो लीनियर मोशन पढ़ने वाले हो। लीनियर मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कर्व या सर्कुलर पाथ वाले जितने भी होंगे वो सब कुछ आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर मोशन की बॉडी जो है वो सीधी चल रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बॉडी जब सीधी चल रही है तो उसका एक ही डायरेक्शन होगा। पॉइंट समझ में आया? तो इस पूरे चैप्टर में आपको लीनियर मोशन के ही एग्जांपल्स आमतौर से मिलेंगे, ठीक है। एक तो चीज ये डिस्टेंस के बारे में हमें समझ में आ गई, जैसे दिस इज पॉइंट ए, यहां से एक आदमी जाता है पॉइंट बी पे, फिर वहां से जाता है पॉइंट सी पे, और वहां से जाता है पॉइंट डी। ये है 20 मीटर्स, और फाइनली वो ए से मतलब ए से पहले डी तक गया स्ट्रेट, और फिर डी से वापस आया बी तक, डी से वापस आया बी तक, ठीक है। तो अगर यहां पे डिस्टेंस क्या होगा पूरा, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड, एडिटिव है, जितना कवर करता चला जाएगा उतना ऐड होता चला जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्योंकि पहले वो ए से बी पे गया, बी से सी पे, फिर सी से डी पे गया, फिर डी से सी पे वापस आया, फिर सी से डी वापस आया। प्लस 5 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5 मीटर्स, तो कितना हो गया? 15 5 20 40 और 16। तो टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगी? दैट इज 60 मीटर्स। क्योंकि यहां से पहले बी पे गया, बी से सी पे डी पे, फिर डी से वापस सी पे, और सी से वापस डी पे, बी पे, सॉरी, ठीक है। तो टोटल जो पाथ कवर हुआ वो हमें ऐड करके फाइनल डिस्टेंस निकलेगी। इसको बना लीजिए और इसको लिख भी लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब लिख लीजिए बना लीजिए, चैट बॉक्स में डन लिखिएगा ताकि मुझे पता चल जाए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हालांकि बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आप इस वर्ड का मतलब समझो डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? अपनी प्लेस से हटना। पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, हाँ,
जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, दिस इज इनिशियल पोजीशन, यानी आप इसको कह सकते हो कि ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या इनिशियल पोजीशन जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब या फिर मेरे बैकड्रॉप में जैसा आप देख रहे होंगे, बैकड्रॉप में दिख रहा होगा, यहां पे एक आदमी जो है वो देखो एक उठ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो दौड़ने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो देखो यहां पे ये ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, यहां पे क्या है, ये ट्रांजिशन फेज है बेसिकली। तो इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट यहां से वो ऐसे 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 मैंने उसको खूब मूव कराया, इधर उधर उधर मूव कराया, फिर फाइनली लाके यहां पे रोक दिया। देखो यहां पे था, इसको खूब मूव कराया, इधर उधर 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 इधर उधर मूव करा के फाइनली यहां पे लाके मैंने रोक दिया। तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन इसकी यहां पे थी, फाइनल पोजीशन यहां पे, पॉइंट को समझो, ठीक है। इनिशियल पोजीशन यहां पे, फाइनल पोजीशन यहां पे, बीच में इसने कई सारा रास्ता कवर किया। तो वो जो टोटल पाथ है वो तो डिस्टेंस है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस जगह से अब इस जगह पे आ गया, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे डिस्प्लेस हो गया। पॉइंट समझ में आया? तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के चेंज होने में जो एक स्ट्रेट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसको अब मैं टॉप से आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ था, जैसे इस पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया हुआ था, इसको मैं इधर ले गया, इधर ले गया, ऐसे ऐसे पूरे पानी लाके यहां पे मैंने इसको रोक दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज पोजीशन बी, पोजीशन। तो मैं डिस्टेंस बताऊंगी, जितना भी कर रहे हैं इसको पूरा आपको मेजर करना पड़ेगा पॉइंट बी तक, तब आप बता पाओगे डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस तो मैं समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो अगर इनिशियल पोजीशन ये थी, अब फाइनल पोजीशन ये है, तो इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के चेंज होने में, यानी फाइनल पोजीशन जो है, अब इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, द शॉर्टेस्ट बिटवीन द टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया या फिर से समझाऊं? देखो डिस्प्लेसमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको हम समझ रहे हैं, तो पहले हम डिस्प्लेस को समझते हैं। डिस्प्लेस मतलब क्या हो गया, अपनी जगह से हटना। तो हमने एक एग्जांपल लिया, एक ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ए पे है, उसको मैंने ये इधर, ये ऑब्जेक्ट ए है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ए पे। अब मैंने इसको मूव कराना शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मैंने पोजीशन बी पे रोक दिया, पोजीशन बी पे रोक दिया, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं कहूं कि इस पूरी जर्नी में इसकी डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, आप जो है पूरा इसको मूव कर रहा हो, आप मेजर नहीं करोगे, मेजर हुआ जो पथ है, रास्ता है, ठीक है, जितना रास्ता कवर हुआ, फिर आप बताओगे इसकी डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर। यहां तक पॉइंट समझ में आया? ये इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सिर्फ उस पूरी जर्नी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था, मूव करके अब ये पोजीशन बी पे चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से खिसक के पोजीशन
बी तक गया, तो बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों पोजीशंस के बीच में, क्योंकि देखो यहां था, यहां खिसक के यहां पे आ गया ना, बीच में क्या रास्ता कवर किया इससे कोई मतलब नहीं है। तो जहां पे था खिसक के अब वो यहां पे आ गया, डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी इन पोजीशंस के बीच में, ये कहलाएगी क्या? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरह हम डिस्प्लेसमेंट को जब डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, अभी और भी एग्जांपल्स आपको दूंगा मैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, सॉरी, डेफिनेशन, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगी उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड ऑब्वियसली इट विल ऑलवेज बी मेजर इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इसका जो है कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगा। भाई बॉडी जो है नॉर्थ में खिसक के गई, नॉर्थ ईस्ट में गई, ईस्ट में गई, वेस्ट में गई, तो जब होगे तो यू विल हैव द डायरेक्शन दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो मैं कहूंगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी में, वो यहां से यहां गया, मतलब कि साउथ ईस्ट पोजीशन में गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है। पॉइंट समझ में आया? इसका डायरेक्शन भी होता है, डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं था, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड था उसके पास, लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो अभी हम आगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। एक और एग्जांपल मान लीजिए, ये जो है एक गार्डन, समझिए, दिस इज अ स्क्वायर गार्डन, ये घास लगी हुई है इसमें, ठीक है, ये घास लगी हुई है, ठीक है, और आप जो है इस पोजीशन पे है, पोजीशन ए बी सी एंड डी, आप यहां पे, ओके। अब देखो, आप चलते हो डी से सी पे गए, सी से बी पे गए, तो बी आपका फाइनल डेस्टिनेशन था, समझना। तो इसका मतलब डी से बी तक जाने में आपने डिस्टेंस क्या कवर की? व्हाट इज डिस्टेंस डी बी? तो दैट इज डीसी प्लस सी बी, ठीक है, डीसी प्लस सी बी, ओके। तो ये डिस्टेंस कवर की, लेकिन डी से तक जाना है, तो डी से बी जो है, अगर आप स्ट्रेट देखो, डी से बी यहां पे एक डिस्टेंस है जो कि स्ट्रेट है, ठीक है, और ये क्या होगी? दैट विल बी शॉर्टेस्ट। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसको आप ये भी कह सकते हो शॉर्टकट रास्ता, यानी बी तक जाना है तो एक तो आदमी घूम के जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और डी से बी आप स्ट्रेट चले गए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट आप गए एकदम इस डायरेक्शन में गया है, और डी से तो जब स्ट्रेट जाओगे दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो यही क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट dB होगा दैट विल बी लेसर देन डिस्टेंस dB। पॉइंट समझ में आया इस एग्जांपल से?
तो जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने में जो रास्ता वो कवर कर रहा है वॉट एवर, वो उसका डिस्टेंस है। और जो उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस है, ऑब्वियसली दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो वो सबसे छोटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। बात समझ में आई? और तो इसीलिए अगर डिस्टेंस आपको निकालना होगा तो आपको यह देखना होगा कि वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट कहां कहां गई है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो सिर्फ आपको उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखना होगा, वो कहां कहां गई थी इससे कोई मतलब ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे है यह बात समझ में हमें यहां पे आगे। सेकेंड थिंग, डिस्प्लेसमेंट क्या? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट आप स्ट्रेट लाइन में मेजर कर रहे हो तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा। सो दोस क्वांटिटीज, ये इसकी डेफिनेशन है, दोस क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसीलिए देखो जब हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट ए बी, ऊपर एक एरो बनाया था, ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है लेकिन सबसे छोटी डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है, एंड डायरेक्शन, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, are called quantities। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस ये मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट बात करें तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम, दैट इज मीटर, बिकॉज इट इज ऑल्सो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसका भी क्या होगा? दैट इज स्मॉल एम। एसआई यूनिट इसका क्या होगा? मीटर। यहां तक बेटा कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी दिमाग में डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। यस बेटा, कोई क्वेरी नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, एक और मैं एग्जांपल देता हूं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप यहां पे पोजीशन ए पे और आप ऐसे चलते हैं, चलो मैं डायरेक्शन भी बना देता हूं, दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तो और आप जो है पहले साउथ की तरफ जाते हो, ठीक है, दैट इज एट पोजीशन बी, और आप कवर करते हो 10 मीटर्स। उसके बाद बी से आप जो है जाते हो ईस्ट की तरफ,
फिर आप सी से चलते हो, पॉइंट को समझना बहुत अच्छे से, और आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते हो ऐसे, दैट इज दैट पोजीशन डी। आप यहां पे गए, यहां भी आपने 10 मीटर्स कवर किया। फिर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ डी से बढ़ते हो एंड गो टू पोजीशन ई, यहां भी आपने 10 मीटर्स कवर किया। ठीक है, उसके बाद आप ई से बढ़ते हो वेस्ट, मतलब ई से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, और यहां पे आप एफ पोजीशन पे आप अपनी जर्नी को एंड कर देते हैं। पॉइंट को बहुत अच्छे से, फाइनल पोजीशन, ये पूरी आपकी जर्नी रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस एएफ, तो क्या होगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ये भी मान लो, दैट इज 15 मीटर्स, दैट इज 15, ये पूरा डिस्टेंस हो गया 30, देन 40, 50, या दैट इज 65 मीटर, ये तो डिस्टेंस हो गया, दैट इज द टोटल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर भाई मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ए और एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दिख रहा है, ए और एफ के बीच में, ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इतना रास्ता कवर करते हुए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो ये जो ए एफ के बीच में छोटी सी ब्लू लाइन दिख रही है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 मीटर्स फॉर एग्जाम्पल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 2 मीटर्स। इस एग्जाम्पल से व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? यस बेटा, तो इसको बना लीजिए और इसको लिख लीजिए और फिर डन लिखिए। Yes, beta, what's the update? Is it done? Yes, beta, is it done? ओके, तो यहां पे आज ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इस लेक्चर पे बेस्ड आपको क्विज जाएगा, 10 क्वेश्चंस होंगे और वो जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो उसको आपको अटेम्प्ट करना है। ऑब्वियसली वो आज के लेक्चर पे
बेस्ड होंगे, ताकि हमें ये लेक्चर कितना समझ में आया वो हम कंसिडर कर सके। ठीक है, तो यहां पे आज ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ओके, अब कल मिलते हैं, इसके आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात को अब और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।